अच्छा जी। सो लास्ट टाइम हमने मेमोरीज को स्टार्ट किया था, राइट? तो हमने कंट्रोल हैजर्ड्स वगैरह कर लिए थे और एक्सेप्शन हैंडलिंग, वेक्टर्स, वेक्टर तो नहीं, सुपर कंप्यूटर थोड़ा सा टच किया था कि वो अर्ली सुपर कंप्यूटर जो एक था क्रे या CDC 6600, उसका आर्किटेक्चर थोड़ा देखा था। सो उसके बाद हमने देखा था कि अब हम थर्ड सेक्शन पे चले गए, यानी पहले हमने सिंगल साइकिल प्रोसेसर बनाया था, फिर उसको पाइपलाइन किया था, पाइपलाइन के सारे इश्यूज रिजॉल्व किए हैं। अब हम चाहते हैं कि जो उसके दरमियान मेमोरीज लगी हुई हैं वो हमने बहुत छोटी और सादी सी बनाई थी। हम चाहते हैं कि रियल में जो बड़ी मेमोरीज हैं उनके साथ फिर क्या मसले पैदा होंगे और उन्हें कैसे हल करेंगे। तो कुछ हिस्ट्री हमने पढ़ ली थी, लेकिन वी केम अप जो जिसका लुबे लुबाब पीछे हिस्ट्री को अगर मैं निकाल दूँ तो आखिर में ये था कि बेसिकली दो तरह की रैम्स हैं जो कि यूज होती हैं, एक एस रैम्स और एक डी रैम्स। सो डी रैम जो है उसमें सिंपल एक कैपेसिटर में आप स्टोर कर लेते हैं, तो वो एक कह लो कि सिंगल ट्रांजिस्टर टाइप ऑफ मेमोरी होती है, तो वो कम साइज में आपके पास बिट स्टोर हो जाती है, ठीक है। और जो एस रैम है उसमें तकरीबन 5-6 ट्रांजिस्टर्स लगते हैं, 6 ट्रांजिस्टर्स लगते हैं एक सेल पे, और वो उससे बड़ा होती है, ठीक है। लेकिन डी रैम के अंदर ये होता है कि डिस्ट्रक्टिव रीड्स होती हैं कि जब आप रीड करते हैं तो वो वैल्यू रीड हो जाती है और पीछे आपको दोबारा उसको चार्ज करना पड़ता है। अगर आपने वो वैल्यू रिटेन रखनी है तो टिपिकली वो इन्वॉल्व होता है ये वाला स्टेप। सो जो हमने कहा था कि मेमोरी टिपिकली जो है, जो बड़ी मेमोरीज हैं जो हम अपने जब हम किसी को कहते हैं कि भाई मेरे कंप्यूटर में कितनी रैम है, तो वो असल में डी रैम होती है, ठीक है। और जो एस रैम है जिसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं, उससे मुराद होगी कि जो इसके अंदर छोटी मेमोरी लगी हुई है जिसको हम कैश कहते हैं, और जिसको आज हम जो हमारा मेन टॉपिक होगा कि कैश क्या चीज़ है और क्यों चाहिए, और उसको हम कहते हैं कैसे उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती है। तो आई थिंक कि हम 2 या 3 लेक्चर कैशेस और वर्चुअल मेमोरी पे कम से कम लगेंगे, तो हम समझेंगे अगले 1-2 हफ्ते जो है वो उस पर लगा दें। ओके, सो मेमोरी को हमने ये देखा था कि टिपिकली अरेंज होती हैं इन रोज एंड कॉलम्स। तो हम जो एड्रेस देते हैं उसी की कुछ बिट से हम रोज और कुछ बिट से कॉलम डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर डेसिमल में हो और हम हमेशा कहते हैं 10 की पावर में रोज रखें, तो लेट से कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 4520, ठीक है। सो अब 4520 में 4520 बनता है। 45 अगर मैं कहूँ कि जी मैंने 100 रोज रखनी है और उसमें 100 कॉलम्स हो सकते हैं, तो एक एड्रेस आया 4520, तो इसका मतलब है कि मैं 45th रो का 20th कॉलम पढ़ना चाह रहा हूँ। बात समझ आ रही है कि अगर मैंने लेट से 10,000 मेरे पास टोटल नंबर हैं और मैं ये कहूँ, कामरान ज़रा बोर्ड पे आइएगा, ठीक है, मैं ये कहूँ कि यार ये मेरे पास 100/100 जो है ना ये मेरी एरे है, ठीक है। तो अभी मैं 10 की पावर में आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ये काम असल में हम 2 की पावर में कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस तरफ 100 रोज हैं, यानी नंबर ऑफ रोज इधर भी 100 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 100 है। अब अगर कोई मुझे कहे कि यार इसमें एड्रेस 4520 पे जाओ, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यार इसके 2 हिस्से कर लो, ये आपका रो एड्रेस हो जाएगा और ये आपका कॉलम एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि यार 0 से 99 तक जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो फिर 100 से लेकर 199 तक आते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। और आखिरी रो जो है वो लेट से क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो आखिर में हम 9999 कहेंगे, तो ये 99th रो होगी। तो ये 0 नंबर वाली रो है जो कि 0 से शुरू होती है। तो अगर हम इसमें देखें तो 0 1 2 3 अप टू 99 100 से 99 99 तक जाएंगे, राइट। सो इस वजह से क्योंकि हमने इसको 100 में अरेंज कर लिया है, तो हमारे पास ये पॉसिबल हो गया कि अगर कोई 4520 कहेगा तो हम कहेंगे कि यार इसकी 45th रो पे चले जाओ और उसमें जो कॉलम नंबर है वो 20th पे तुम्हारा डाटा पढ़ाओ, ठीक। तो ये काम जो है ये मैंने अभी
ये, और ये मैं अभी 100 बाय 100 की थी, अगर मैं इसको 1000 बाय 1000 के हिसाब से कर देता, ठीक है, तो तब भी ये चल जाता, क्योंकि तब ये होता कि मैं फिर कहता, अगर ये आता तो मैं कहता कि यार 4th रो पे चले जाओ और उसका 520 नंबर पे चले जाओ, ठीक है, बिकॉज क्योंकि मैंने फिर यहाँ से यहाँ तक 1000 कर लिया होते और यहाँ से यहाँ तक 1000 कर लिया, और फिर मेरे पास ये जगह बन जाती, ज़्यादा बड़ी हो जाती, ठीक। तो जी जी, जितनी लोकेशंस हैं उसके हिसाब से, ठीक है। और ये हमने थोड़ा सा पीछे किया था कि लेट से 1000 लोकेशंस हैं तो आपको 10 बिट्स चाहिए होंगी, क्योंकि 10 जो है 2^10 1024 होता है, तो आप 0 से लेकर 1000 तक एड्रेस। तो रेज फाइल में हमने वो जब कहा था ना कि 32 हैं तो 5 बिट क्यों चाहिए, उस वक्त मैंने आपको थोड़ा सा उसको आगे तक भी करके बता दिया। सो ये काम हम एक्चुअल में कैसे कर रहे होते हैं, यानी ये तो डेसिमल में मैंने करके बताया, लेकिन बाइनरी के नंबर तो 1010 की फॉर्म में है ना, ठीक है, इस तरह कुछ करके। तो हम ये काम असल में ये जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स रख रहे होते हैं, ये बजाय 10 की पावर में रखने के हम 2 की पावर में रखते हैं, और यही काम हम कर लेते हैं फिर कि यार ये आपका रो एड्रेस बन गया, ये आपका कॉलम एड्रेस बन गया, ठीक। तो ये सेम काम 2 की पावर में भी चल जाता है, जिसकी अगर मैं बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मेरे पास लेट से कि 4×4 की ग्रिड होती, राइट, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो इसका एड्रेस है टोटल ये 16 लोकेशन है, 16 लोकेशन है, तो मेरे पास एड्रेस जो जा रहा है वो 000 से लेकर 1111 तक जा रहा है। तो क्योंकि मैंने बिल्कुल बराबर रखा हुआ, तो अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड कर लूँ तो ये मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये 0000, फिर उसके बाद 0001 आता है, फिर 0010 आता है और 0011 आता है। तो ये 0 नंबर वाली रो में ये कॉलम नंबर मैंने इसको कह दिया, सॉरी रो नंबर मैंने इसको कह दिया, और कॉलम नंबर मैंने इसको कह दिया, राइट। सो अब यहां पर इन चारों में, इस पूरी रो में रो नंबर 0 ही रह रहा है, क्योंकि हम सेम रो हैं, सिर्फ जो कॉलम नंबर है वो 00, 01, 10 और 11 हो रहा है, ठीक है। इससे बिल्कुल आगे चला जाऊंगा तो ये 11 के बाद 100 आ जाता है, तो 01, 01, 0110, 0111, तो इन चारों में भी कॉलम नंबर 01। तो इनफैक्ट अगर आप कभी टेबल टाइप की चीज बनाएं तो एक्चुअली हो यही रहा होता है कि अगर मैं यही 00, 01, 10, 11 4 दफा रिपीट होगा, और पहली दफा उसके आगे 00 आ जाएगा, फिर 01 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा। तो दैट्स द नेचर ऑफ हाउ बाइनरी नंबर्स आर, और उसमें आप इस तरीके से 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तो ये आपका रो नंबर और कॉलम नंबर हो गया। मगर इसी को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ कि जब भी मैं 2 की पावर में रखूँगा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैं उसमें बड़े आराम से रो नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और कॉलम नंबर एक्सट्रैक्ट। ये सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है जब हम इस तरह का काम करें। अगर मैं इसको लेट से 3×4 की एरे बना देता, राइट, या 3×3 की एरे बना देता, अब ये नहीं होना था। अब मुझे रिमाइंडर लेना पड़ना था कि यार ये 1 2 3 0 1 2, उसके बाद 3 4, जब 3 आएगा तो वो इस अगली रो का पहला एड्रेस होगा। तो जो भी एड्रेस आया उसका मैं रिमाइंडर लूंगा विद 3, राइट। सो अगर 2 की पावर में रखूंगा तो उसका रिमाइंडर लेने का मतलब है कि लोअर बिट्स उठा लो, ठीक है। लेकिन अगर 2 की पावर में नहीं है तो रिमाइंडर ऑपरेशन किसी तरह मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये जो है ये छोटा सा टॉपिक था जो जनरली डिस्कस नहीं होता। इधर कहीं पर डस्टर नहीं नज़र आ रहा, कोई बंदा डस्टर यार कहीं से, चलें आप लेट तो वही गए हैं तो डस्टर ले आए। नहीं आप नहीं, इनको भेजते हैं ना कहीं से डस्टर भी जी। इन्होंने ये चीज़ भी लेक्चर के वीडियो ही सीखनी है, तो वाई नॉट फिर इनका टाइम ज़ाया करें। ओके, सो ये जो पिछली दफ़ा हमने जल्दी से गुजारा था कि n और m लिखा हुआ है कि टोटल n+m बिट्स हैं, उनमें से n जो है वो रो एड्रेस पे चलेगी और m जो है वो कॉलम एड्रेस पे चलेगी। तो मैंने पहले कहा कि फॉर एग्जांपल मुझे कहा कि यार 1 रो है, तो मैंने ये पूरी की पूरी रो उठाई और फिर कॉलम एड्रेस जो आया इधर, उसकी बेस पे मैंने आगे मार्क्स लगा दिया कि इनमें से कौन सा उठाना है, राइट। तो ये आपका इस किस्म का आर्किटेक्चर काइंड ऑफ चल रहा है। ओके, और टिपिकली जो है आपका जो एक्चुअल में रैम्स लगी होती हैं
उनके अंदर आपकी इस किस्म की, उनको हम कहते हैं डिम स्लॉट्स वाली रैम, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इनमें आप ये काम भी कर रहे होते हैं कि पैरेलल में एक्सेस कर रहे होते हैं, कि बजाय इसके कि अगर आपने 64 बिट उठानी है तो 16 के 4 आप लगा लें, ठीक है। तो 4 रैम लगा लें जो 16 बिट का डाटा निकालती हूँ, और हर एक को सेम एड्रेस देंगे तो वो पैरेलल में 16 निकल के 64 बिट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाली स्लाइड ये शो कर रही है। ऊपर जो टॉप वाली पार्ट है वो भी इंटरेस्टिंग है कि टिपिकली जो है ना उसके क्लॉक और कंट्रोल सिग्नल 7-8 लाइनें होती हैं जिनसे आप ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जो आपके एड्रेस लाइंस होती हैं वो अमूमन कह लें कि तकरीबन 12 बिट के करीब होती हैं, और उसके अलावा जो आपका डाटा बस है वो 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, दे कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी और सब कुछ। जी 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 हाँ, ये जो येलो इधर आ रही है, हाँ जी, ये पिन होती हैं ना, जब आप हार्डवेयर बनाते हैं तो जो आपकी आईओ पिन्स होती हैं वो ये कॉपर की यही जाकर स्लॉट पे बैठती हैं और यही कनेक्शन बना रही होती है। तो एक जो ये तरह छोटी बनाई हुई है जो 72 पिन की है, ये 168 पिन की है, तो इसमें आप वो ज़्यादा डेंस है क्या, ठीक। तो जो आपके पीसीज हैं उनके अंदर इस किस्म की रैम लगी होती है, लैपटॉप में भी अगर आप खोलें तो इस किस्म की रैम्स लगी होंगी, जो कि आपके मेनली जो आप कंप्यूटर की रैम जिसकी बात करते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में भी रैम लगी हुई है, मोबाइल फ़ोन इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर, ठीक है, तो उसके अंदर जो लगी, जिस तरह ये एप्पल का है फ़ोन, तो इसके अंदर एक चिप लगी होगी और जो डायरेक्टली सोल्डर हुई होगी, ये इसके साइड व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो नीचे गोल गोल दायरे नज़र आ रहे होते हैं, तो इनके नीचे आप समझे गोल गोल स्फेयर्स होते हैं जिसको BGA पैकेज कहते हैं, बॉल ग्रिड एरे, ठीक है। सो वो BGA पैकेज जो है ना वो नीचे से कनेक्ट कर रहा होता है, तो नीचे बहुत सारी छोटी छोटी समझे कि मेटालिक बॉल्स लगी हुई हैं और वो PCB के ऊपर बैठी हुई हैं, और वो नीचे PCB के अंदर हमने वायर्स कनेक्ट की हुई हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से चल रही है। इसके हार्डवेयर से रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इस वक्त नहीं है, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा हो, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। इन दी एंड ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, आपने एक तार जोड़नी है, तार जोड़ने के लिए आप चाहे BGA पैकेज लगा कर उसके नीचे जो प्लास्टिक की PCB है उसके अंदर मेटल वायर लेके जा रहे हो, या आप एक्चुअल में तार नीचे लगा रहे हो, ब्रेड बोर्ड पर लगा रहे हो, किसी और तरह लगा रहे हो, एंड पे यू हैव टू मेक दैट कनेक्शन, ठीक है। तो जब आप हार्डवेयर में, जब आप लैपटॉप या PC की बात कर रहे हैं तो आप पूरी रैम की स्लॉट है, जब आप उस पर चले जाते हैं मोबाइल पे, तो अब आपके पास बहुत छोटे से एरिया में आपने सब कुछ करना है, तो उसमें फिर आपका सब कुछ इंटीग्रेटेड टाइप की चीज़ होगी कि सर्किट के ऊपर डायरेक्टली लग। तो लास्ट टाइम हम जहाँ पे रुके थे वो हमने ये कहा था कि बेसिकली हमें 3 ऑपरेशन करने पड़ते हैं जब हम रैम को एक्सेस कर रहे होते हैं, और उसमें हम सबसे पहले रो एड्रेस देते हैं, फिर कॉलम एड्रेस देते हैं, और उसके बाद क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव रीड होती हैं तो एक प्री चार्ज का ऑपरेशन भी होता है। तो हमें काइंड ऑफ हर साइकिल में डाटा नहीं मिलेगा स्टार्ट में एटलीस्ट, तो एक टाइम लगेगा जब हम एड्रेस देंगे वहाँ से डाटा आने तक। उसके बाद हर साइकिल में मिल सकता है, बिकॉज हम एक पूरा बर्स्ट रीड कर सकते हैं कि हम उसे कह सकते हैं कि यार इसी से अगला एड्रेस, उसी से अगला एड्रेस, उसी से अगला एड्रेस, तो इसको हम कहते हैं बर्स्ट रीड, ठीक है। तो हम अमूमन इनको एक्सेस करते हुए बता देते हैं कि यार इतना बर्स्ट रीड करो, तो आप ज़्यादा डाटा इकट्ठा फैच करके ला सकते हैं, लेकिन जो इकट्ठा पड़ा हुआ, ठीक है, ये नहीं कर सकते कि मैंने एक रो कॉलम एड्रेस दिया तो अब मैं उससे अगली जो बाइट रीड करनी है या वर्ड रीड करना है वो कहीं दूर से रीड कर लूँ और अगले साइकिल में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे कहीं दूर से रीड करना है तो मुझे दोबारा रो एड्रेस देना है, दोबारा कॉलम एड्रेस देना है, लेकिन सेम रो कॉलम के अंदर जो पूरा चंक है उस, यानी जो एक कॉलम उठाया तो आप उसके साथ वाले कॉलम्स भी उठा के बस रीड कर सकते हैं। अच्छा, सो ये तो टिपिकली एक आपको एक्चुअली फिजिकली आइडिया हो गया कि हमारा, तो इस किस्म की जो डायग्राम है ना, ये जो पीछे गुजरी है, इनको हम कहते हैं टाइमिंग डायग्राम्स, ठीक है। तो जब भी आप कोई काम करना चाहें, अपनी कोई चीज़ बनाना चाहें, उसके लिए कोई चिप सेलेक्ट करेंगे तो वो चिप जो होगी उसने अपनी डाटा शीट के अंदर इस किस्म की टाइमिंग डायग्राम दी होंगी और उसमें पता होगा कि आपको वो किस तरह ऑपरेट करें। सो मेन जो चीज़ है कि हमारा एक CPU है और उसके साथ मेमोरी लगी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर दो
कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, एक बैंडविड्थ और एक लेटेंसी, ठीक है। तो ये कई जगहों पे ये सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। लेटेंसी हम इसको कहते हैं कि आपने जो मेमोरी एक्सेस की तो एक एक्सेस होने में लेट से जो मैंने एड्रेस देने से लेकर डाटा आने तक कितना टाइम लगा, तो कितना लेट हुए आप, टाइम कितना लगा एक एक्सेस में। बैंडविड्थ ये है कि आप बैंडविड्थ के लिए बात का हम थ्रूपुट का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं कि आप पर यूनिट टाइम कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, यानी कि आप ओवरऑल पर साइकिल कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगते हैं 30 साइकिल के बाद मुझे पहला डाटा आता है, तो 30 साइकिल मेरी होगी लेटेंसी। लेकिन अगर 30 साइकिल के बाद मैं पूरा बर्स्ट रीड कर सकता हूँ और उसके बाद हर साइकिल में डाटा आता रहेगा लेट से अगले 16 साइकिल तक, ठीक है। तो थ्रूपुट मैं निकालूंगा कि अच्छा मैं जो 30 + 16 साइकिल टोटल बनते हैं उनमें मैं 16 रीड्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 31 रीड पर 30 साइकिल, नहीं हम कह रहे होंगे, हम कहेंगे कि 16 रीड्स पर 30 प्लस जो मजीद 16 साइकिल लगे तो वो उतने हमारे टोटल नंबर ऑफ साइकिल, ठीक। सो बैंडविड्थ है कि आप कितना तेज़ी से रीड कर सकते हैं, लेटेंसी है कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर हमारे प्रोग्राम को मेमोरी को बार बार एक्सेस करना है तो एक हमें उसकी थ्रूपुट चाहिए, और एक ये है कि प्रोसेसर ने अगर कोई लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन दिया और उसे मेमोरी से फैच करके लाना है और उसमें टाइम लग जाएगा, तो प्रोसेसर उतनी देर क्या करेगा, ठीक है। ये सवाल पैदा होता है, क्योंकि हमने जो प्रोसेसर बनाया था उसमें जब हम छोटी छोटी मेमोरियाँ लगाई थी तो हम अज्यूम कर रहे थे कि हम एड्रेस देंगे अगले साइकिल में, उसी साइकिल में डाटा आ जाएगा, पाइपलाइन कर दिया तो अगले साइकिल में डाटा आ जाएगा, ठीक है। सो दैट, लेकिन असल में अगर वो कह रहा हो कि नहीं मैं तो 40-50 साइकिल लूँगा, सॉरी, वो अब प्रोसेसर क्या करे, उसको रोक दे, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है। तो वाकई बात का हम यही करते हैं कि हम प्रोसेसर को रोक देते, लेकिन ऑब्वियसली रोकेंगे तो हमारा जो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन है जिसको हम तेज़ करने के लिए बस हमने सारी वो पाइपलाइनिंग की थी और सब कुछ किया था, साइकिल टाइम तेज़ किया था, लेकिन हमने CPI 1 रखने की कोशिशों में सारी फॉरवर्डिंग और ऐसी चीज़ें पड़ी थी, तो वो सारी उनकी तो नाश मारी जाएगी, ठीक है। तो उसको कैसे करें। तो ये भी हमने लास्ट टाइम ग्राफ देखा था कि ओवरऑल जो रैम की परफॉर्मेंस है वो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं की जितनी PC की जो प्रोसेसिंग की परफॉर्मेंस है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि जो रैम बिकती है वो साइज़ पे बिकती है और जो प्रोसेसर बिकते हैं वो स्पीड पे बिकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर प्रोसेसर बेचना है तो अब जाके पिछले, अब तो खैर काफ़ी साल हो गए कि जब प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड बढ़ना रुक गई है, लेकिन जो एटलीस्ट हमारे टाइम पे जब हम प्रोसेसर लेते थे तो हर कोई 16-18 महीने बाद प्रोसेसर की स्पीड डबल हुई होती थी। यानी कि अगर आपका आज कह लें 200 मेगाहर्ट्ज़ का किसी के पास प्रोसेसर है तो वो 2 साल बाद जो नया PC ले रहा होता था वो 500 मेगाहर्ट्ज़ पे पहुंचा होता था, उसके 2 साल बाद जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ पे पहुंच गया होता था, ठीक है। और उससे पहले से चलते आ रहे होंगे, ठीक है। तो हमने जब PC लिए थे तो उस वक्त हम ये चीज़ें देख रहे होते थे, ठीक है। तो लेकिन रैम जो बिक रही होती थी वो कितनी बड़े साइज़ की रैम है, तो उसकी स्पीड जो है वो भी उसका एक सेलिंग पॉइंट है। ऑब्वियसली आज आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि DDR4 है, DDR5 है, DDR3 है, तो उनमें स्पीड का एक बुनियादी फ़र्क होगा, साइज़ का भी होगा, लेकिन एक जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी स्पीड भी बेहतर होगी। आप कोई सवाल पूछ रहे थे, यही तो नहीं पूछ आजकल के जो प्रोसेसर हैं वो 2 से 4 के दरमियान होते हैं, और टिपिकली उनके अंदर जो नए प्रोसेसर में ये प्रोविजन होती है कि आप स्पीड को चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि जब ऐसा वर्कलोड आया जिसमें ज़्यादा हो तो परफॉर्मेंस उसकी बूस्ट करने के लिए क्लॉक स्पीड भी हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि वो जो 3 से 4 गीगाहर्ट्ज़ की जो है ना, उसके ऊपर जाते हुए आपके वो इतना हीटअप हो सकता है कि उसको कूल करना नॉर्मल तरीक़ों से सूटेबल ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई हो सकता है लिक्विड कूलिंग या कुछ ऐसा करना पड़े, ठीक है। और वो भी थोड़ा बहुत गेन होगा, उससे ऊपर जाएंगे तो फिर वो क्योंकि जो ट्रांजिशंस होती हैं ना सिग्नल में, तो क्लॉक स्पीड क्लॉक ट्रांजिशन कर रहा होता है, उससे डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है कि वो टोटल जो है पावर कितनी यूटिलाइज होगी, और पावर जितनी यूटिलाइज हो रही होगी उससे डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है कि वो हीटअप कितना होगा, ठीक है। तो अभी तो आपने देखा होगा कभी PC खोल के कोई कि उसमें ऊपर एक फ़ैन सा लगा होता है, या आपके लैपटॉप नीचे जो पंखा लगा होता है जो उसको ठंडा कर रहा होता है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि वो अभी तो सूखा कूलिंग का तरीका है, ठीक है। तो जो हाई एंड कोई सर्वर हो
तो जो डाटा सेंटर जब बनते हैं तो कई दफ़ा वो प्लान उसमें आप यही पीसीज रखते हैं, लेकिन अब आपको मॉनिटर कीबोर्ड इनकी ज़रूरत नहीं है। आप रैक्स बनाते हैं जिसमें बहुत सारे मदरबोर्ड्स जो कि कई दफ़ा कस्टम डिज़ाइंड ही होते हैं उनको लगाते हैं, लेकिन वो काफ़ी सारी हीट जनरेट करते हैं। तो कई जो डाटा सेंटर्स हैं, जिस तरह आप सिंपल गूगल सर्च करते हैं तो वो फ़ौरन से आपको ठक करके क्यों जवाब देता है, वो किसी डाटा सेंटर में बहुत सारा स्टोरेज हुआ है और वो ऑप्टिमाइज है। तो वो डाटा सेंटर्स जो हैं वो प्लान करते हुए आप बिल्डिंग ऐसी जगह पे लेते हैं कई दफ़ा कि जिसके करीब जहाँ वो पानी का फ़्लो हो और आप वो पानी के फ़्लो को ठंडा करने के लिए भी यूज़ कर सकें। ठीक है, तो दरिया के पास ले ली या कुछ इस तरह कर दिया, नहीं तो पाउडर यूज़ होता है। अच्छा जी, उसके नीचे पाउडर होता है लगा हुआ। हाँ, मुझे आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा पाउडर यूज़ होता है, लेकिन बेसिकली आपको हीट डिसिपेशन मैक्सिमम चाहिए होती है। तो हीट डिसिपेशन का एक सादा तरीका है कि जिस तरह वो कभी आपने चाय पी हो तो ठंडी करने के लिए क्या करते हैं, प्याली में डाल के पी लेते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं बेसिकली। तो आप कभी हीट सिंक्स देखें तो सादे हीट सिंक्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे बार्स बाहर की तरफ निकली होती हैं। मेन आइडिया क्या है कि कंडक्टिंग मटेरियल हो और उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ा दें, फिर उसके ऊपर पंखा लगा दें तो वो उसको डिसिपेट करके बाहर भी फेंकता रहेगा, तो वो एयर फ्लो से भी कूलिंग। और तरीके जो है वो कहते हैं फिर लिक्विड कूलिंग के हैं, जो कि गाड़ियों वगैरह में जिस तरह आपने देखा हो कि रेडिएटर से पूरा लगा हुआ है ठंडा करने के लिए, उस किस्म के भी लग सकते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ तक हम लास्ट टाइम पहुँच गए थे। सो फिजिकल साइज ऑफ मेमोरी से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक छोटी मेमोरी इधर दिखाई हुई है, एक बड़ी दिखाई हुई है। तो अगर मैंने वहाँ से वहाँ तक सिग्नल पहुँचाना है और यहाँ से वहाँ तक सिग्नल पहुँचाना है तो इट्स फिजिकली लॉन्गर डिस्टेंस, और लंबे डिस्टेंस पे सिग्नल को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हर चीज़ यानी कि काइंड ऑफ मैटर करती है। ठीक है, फ़ैन आउट भी मैटर करता है। फ़ैन आउट ये होता है कि आप अगर एक सिग्नल मल्टीपल जगहों को इनपुट कर रही हैं तो एक लेवल से ज़्यादा आप वो नहीं कर सकते, आपको दरमियान में बफर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं एक गेट है वो आगे 10 गेट्स को ड्राइव कर रहा है तो वो हो सकता है 4-5 को कर सके, लेकिन जब 10 करने हो तो आपको दरमियान में बफर लगाना पड़े। आपने ये काम उसमें भी किया होगा, कहते हैं आप इजाज़त लेते हैं पहले दरवाजे से, वो अंदर से आपको पहले उन्होंने इजाज़त दी है, फिर आप तो चलें। सो ये वाली जो है डायग्राम, ये डिफरेंट साइजेस दिखा रही है। जो सबसे नीचे है ये कह लें कि ये आपकी गेट एरे वाली एस रैम है, जो मेनली जो डी रैम के अंदर यूज़ होता है ना, वो ये जो राइट साइड पे है। तो वो जो मैं कह रहा था ना सिंगल ट्रांजिस्टर वाली, उसके साइज़ और इसके साइज़ में आप यानी कि फ़र्क देख सकते हैं। ठीक है, इस किस्म के डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ है उनका ये बताया हुआ। सो मेन अब हम आ जाते हैं कि मेमोरी हायरार्की पे। ठीक है, सो जो हमारी जो टिपिकल एक सिस्टम के अंदर मेमोरीज है ना, उनमें एक सबसे पहले तो जो हमने रैच फाइल बनाई थी वो खुद भी एक छोटी सी मेमोरी थी। ठीक है, तो रैच फाइल जो है वो कह लें कि इन अ सेंस एक फास्टेस्ट बट स्मॉलेस्ट मेमोरी है। उससे बड़ी जगह में चाहिए होती है, तो जिस तरह हमने डाटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी बनाई थी, टिपिकली डाटा मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी स्लोअर होंगी क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है। और हमने देखा था जिस तरह रैच फाइल के आगे मार्क्स लगता है तो इसके आगे भी कोई ऐसा तरीका लगेगा, और उनका साइज़ बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा तो आप क्लॉक ज़्यादा नहीं दे सकते। तो उसको हम फिर पाइपलाइन करते हैं, तो वो ज़्यादा साइकिल में आपको फिर आउटपुट देती है, बजाय अगले साइकिल में उसी साइकिल में देने की एक साइकिल बाद देगी, या 2 साइकिल बाद देगी, या 3 साइकिल बाद देगी, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा साइज़ हम इस्तेमाल करें। सो उसको जो वहाँ जो ऑन चिप रैम्स होती हैं ना, वो टिपिकली एस रैम्स होती हैं। ठीक है, जिनको हम स्टैटिक रैम कहते हैं। और फिर ये जो अभी हमने पीछे देखी थी, ये जो डायनामिक रैम डी रैम जिसे हम कहते हैं, या DDR मेमोरी भी उसी की एक किस्म है, वो अमूमन ऑफ चिप होती हैं, यानी कि वो सेम प्रोसेसर चिप के अंदर नहीं होती, बल्कि एक अलग से चिप होती है। जिस तरह हमने वो डिम देखेंगे जो लगती हैं, या एप्पल के केस में हमने एक पूरी चिप देखी है अलग लगी हुई है, तो वो मेमोरी की एक चिप होगी और प्रोसेसर की चिप अलग होगी, और वो आपस में कनेक्टेड हैं बोर्ड के ऊपर किसी तरह। ठीक है, और उसके थ्रू कम्युनिकेट करें।
ठीक। सो इससे भी बड़ी मेमोरी फिर हमारी मेमोरी में एक और चीज़ ये भी यूज़ होती है कि वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वो पक्का स्टोर कर सकती है या टेम्परेरीली स्टोर कर सकती है। तो ये डी रैम एस रैम जो है ये अमूमन फॉर द टाइम बीइंग स्टोर करती हैं। तो परमानेंट स्टोरेज के लिए आपके पास जिस तरह मोबाइल में SD कार्ड होते हैं, आपके कंप्यूटर में SSD ड्राइव या हार्ड ड्राइव लगी होती है, ठीक है, 2 परमानेंट स्टोरेज, वो उससे भी बड़ी है। तो आप जब उसमें डील कर रहे होते हैं तो आप कई दफ़ा टेराबाइट्स में आजकल डील कर रहे हैं कि 1 टेरा की या 2 टेरा की है, या कम से कम भी 500 GB की आजकल लग रही होंगी। अच्छा, उससे जो, लेकिन जब आप रैम की बात कर रहे होते हैं तो आप 16 GB की बात करें, ठीक है, जो सिग्निफिकेंटली उससे कम है, ठीक है। तो होता ये है कि जितनी बड़ी स्टोरेज होती जाती है ना उतनी स्लो होती जाती है, ठीक है। तो या तो आप फास्ट कर सकते हैं या आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो अभी मेमोरी के सेक्शन में हमारी अंदर से जो दिली ख्वाहिश है वो ये है कि दोनों काम हो जाए, ठीक है, फास्ट भी हो जाए और वो भी हो जाए, कहते हैं बड़ी से बड़ी मेमोरी भी हो जाए और फास्ट भी हो जाए, ठीक है। तो अब वो लाइफ में आपको सब कुछ तो नहीं मिलता, वो क्या जिसको जो भी मिलता है, लास्ट टाइम कह रहा था ना, बेसबब नहीं मिलता, तो सब कुछ जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ आपको उसके दरमियान हम ट्रेड ऑफ लेने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट क्या पॉसिबल है और कैश उसका करने का तरीका। तो ये स्लाइड बेसिकली ये कह रही है कि कैपेसिटी वाइज रजिस्टर बहुत छोटा है, ये जो डबल लेस देन लगा हुआ है बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू एस रैम, क्योंकि इसमें हम कहते हैं 32 के करीब रजिस्टर की बात करें, इसमें किलोबाइट्स की बात करें, मेगाबिट्स तक भी चली जाती हैं। जो डी रैम है वो गीगा में हम चले गए हैं, तो ये उससे बहुत छोटा है। लेटेंसी वाइज रजिस्टर्स जो है वो उसकी लेटेंसी बहुत कम है एस रैम से। लेटेंसी का मतलब है कि रीड किया तो कितनी देर में डाटा आया, उसी साइकिल में डाटा आ गया रजिस्टर, ठीक है, या अगले साइकिल में मैक्सिमम आ गया। एस रैम जो है वो रजिस्टर से काफ़ी स्लो है और डी रैम जो है वो एस रैम से काफ़ी स्लो है। तो इधर वी आर टॉकिंग अबाउट 40-50 साइकिल, 25-30 साइकिल मिनिमम, ठीक है। जो एस रैम है वो डिपेंडिंग ऑन साइज़, जो बड़ी एस रैम है वो 5-6 साइकिल ले सकती हैं, या जो छोटी एस रैम है वो 2 साइकिल, 1 साइकिल वाली भी है। और बैंडविड्थ जो है उसमें एक चीज़ इनमें आपको होनी चाहिए कि जो जब आप चिप के ऊपर ही एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे हो सकती है, लेकिन जब आप चिप से बाहर जाते हैं तो आप कम थ्रूपुट ले सकते हैं, क्योंकि चिप के ऊपर आप नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल में ज़्यादा कर सकते हैं, आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती, क्लॉक ज़्यादा स्पीड पे चला सकते हैं। जब चिप से बाहर जैसे ही जाते हैं तो पिन से निकल के जब दूसरी तरफ तार से होकर गुजर के जाना है ना, तो उसमें नॉइज़ एंटर ज़्यादा हो जाता है, और उस नॉइज़ की वजह से आप क्लॉक को एक ख़ास स्पीड से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, और फिर नंबर ऑफ तारें भी एक ख़ास से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते जब आप उधर चले गए। उस पर भी टेक्नोलॉजीज, थोड़ी पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो रही हैं ओवर टाइम, लेकिन स्टिल अभी चिप से वो पीछे ही हैं। ओके, सो हम क्या करना चाहेंगे, हमारा बेसिक जो थीम है वो ये है कि अगर हम डाटा एक हम छोटी मेमोरी दरमियान में लगा लें, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कैश, ठीक है, और हमारी कोशिश होगी कि किसी तरह हम ज़्यादातर टाइम हमें कैश में डाटा मिल जाए करे, ठीक है। अब हम डाटा बहुत ज़्यादा डाटा पे प्ले कर रहे होंगे, ओवरऑल जो भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम की मर्जी, जिस मर्जी जितने मर्जी वेरिएबल बना ले, जिनको मर्जी एक्सेस करे, लेकिन उनमें जो कॉमन इस्तेमाल वाले होंगे जो हमने किसी तरह फिगर आउट करना है, अभी आगे हम देखेंगे, वो हम कोशिश करेंगे कि वो फास्ट मेमोरी में हो ताकि हमें कम से कम पेनल्टी पड़े। अगर उसमें मिल गया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिला तो अब इसका मतलब है कि अब हमें जो ज़्यादा लेटेंसी है, जो कि हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन मतलब आप देयर इज़ नो चॉइस कि अगर आपने किसी कहते हैं अगर आपका एल्गोरिदम के हिसाब से उधर नहीं पड़ी थी वो वैल्यू, तो अब आपको बड़ी मेमोरी पे जाना है, तो फिर अब आपको पेनल्टी पड़ेगी और आपको जाकर फेच करना पड़ेगा मेमोरी से। सो सबसे स्मॉल और फास्ट स्टोरेज तो रजिस्टर हैं, ये हम कह ही चुके हैं, ठीक है। इसके बैक इसमें क्या छोटी सी डिटेल ये भी है कि ये डायरेक्टली एज ए रजिस्टर फाइल होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल कई दफ़ा हम हार्डवेयर में स्टैक बना लेते हैं, ठीक है, तो उसमें रजिस्टर ऑटोमेटिकली पीछे भी अपडेट होते रहते हैं कि आप एक ही जगह पुश करते हैं, पीछे ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ पुश, जिस तरह हमने एक FIFO टाइप की चीज़ बनाई थी ना, तो उस किस्म की चीज़ें भी होती हैं। रजिस्टर रीनेमिंग हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे क्या होती है, ठीक है। और जो लार्जर स्टोरेज है मेन मेमोरी, उसमें टिपिकली हम किसी इंस्ट्रक्शन के
ज़रिए वो एड्रेस कंप्यूट करते हैं कि जिस तरह लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन थी जिसमें रजिस्टर प्लस ऑफसेट इस तरह के किसी कंप्यूटेशन से हम निकालते हैं और उसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक। और टिपिकली हम उसको जो मैनेज कर रहे होते हैं वो इस तरीके कर रहे होते हैं कि जो लोड वर्ड है ना वो असल में जो एड्रेस दे रहा होता है वो हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि वो एक बड़ी मेमोरी जो कि डी रैम को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। बाद में हम उसमें भी देखेंगे कि वो एक्चुअली डी रैम के बजाय उसको भी हम वर्चुअल एड्रेस भी बना सकते हैं कि वो एक्चुअल में मेमोरी छोटी हो लेकिन आप उसको के ये इल्यूजन दे सकें कि भाई तेरे पास बहुत मेमोरी है, ठीक है, जो कि टिपिकली हो रहा होता है हमारे कंप्यूटर में। तो लेकिन ये है कि लेट्स से कि फॉर दैट इस वक्त कैश की डिस्कशन में हम समझ लेते हैं कि असल में हमारे पास बड़ी मेमोरी डी रैम है और जो हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो असल में डी रैम में पड़ा हो, ठीक है, और हम उसको एक्सेस करते हैं तो हम डी रैम का एड्रेस देते हैं। तो अगर लेट से 32 GB की डी रैम है, सॉरी या 4 GB की लेट से डी रैम है, 4 GB की डी रैम है तो इसका मतलब है 32 बिट का आपका एड्रेस होगा कि आप एड्रेस देंगे। जो हमने कहा था ना कि 10 बिट हो तो किलो पे चले जाते हैं, 20 हो तो मेगा पे चले जाते हैं, 30 हो तो गीगा पे चले जाते हैं, और फिर मैंने 4 का हुआ तो मैंने 30+2 कर दिया। 32 बिट का एड्रेस होगा तो आप 4 GB तक जा सकते हैं। अगर नहीं, गीगा 10 की पावर 9 होता है, लेकिन जो हम हार्डवेयर के अंदर कई दफ़ा गीगा 2⁻30 को कह रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये डिस्कशन पहले की थी कि 2⁻10 जो होता है वो 1024 होता है। तो हम क्योंकि 2 की पावर में चीज़ें डिज़ाइन करना हमारे लिए आसान होता है तो हम 1024 2 की पावर 10 है तो हम 1024 इंटू 1024 को किलो कह देते हैं। तो ये लॉजिक डिज़ाइन वाला किलो 1024 हो जाता है, ठीक है, और जो लॉजिक डिज़ाइन वाला मेगा है वो 1024 इंटू 1024 हो जाता है, और गीगा जो है वो 1024 इंटू 1024 इंटू 10, तो ये 2⁻30 बन जाता है ये, ठीक। तो ये रफली उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। जो नॉर्मल इंसानों का किलो मेगा गीगा है ना, उससे आप समझें कि हमारा थोड़ा सा उससे ज़्यादा, ठीक। ऑब्वियसली जो बेच रहा होता है मेमोरी वो वही वाला कर रहा होता है यूज, जो 10⁻6 वो उतने सेल बनाता है, वो जैसे ही उससे क्रॉस होते हैं ना वो कहता है, क्योंकि उसको हर सेल की कॉस्ट पड़ी, ठीक है। तो मार्केट में आप लेने जाएंगे तो हर एक अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन को चेंज कर होता है। डिज़ाइन करते हुए वो 2 की पावर ले रहा होगा लेकिन बेचते हुए 10 की पावर वाला इस्तेमाल हो रहा होगा, ओके। सो अब पहला एक सवाल ये पैदा होता है कि अब हम चाहते हैं कि दरमियान में एक मेमोरी आ जाए जिसमें कॉमनली यूज चीज़ें पड़ी हों। तो पहली चीज़ है कि कॉमनली यूज चीज़ें आइडेंटिफाई कैसे होंगी कि कौन सी हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम चल रहा है और हम चाहते हैं हार्डवेयर खुद ब खुद ये काम कर दे, ठीक है, कि कॉमनली चीज़ें यूज चीज़ें निकाल लें। तो उसके लिए कुछ लोगों ने स्टडीज़ की और ये एक पेपर में से एक्चुअल रिसर्च पेपर से ग्राफ है जिसके नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। इसमें इस एक्सेस पे टाइम चल रहा है और उस एक्सेस पे है मेमोरी का जो एड्रेस बनता है, ठीक है, और ये बता रहा है कि डिफरेंट टाइम पे जोन सा एड्रेस एक्सेस हुआ है ना उधर डॉट लगा दो, ठीक है। तो अब डॉट लगाएं तो हमें इस डायरेक्शन में लाइनें नज़र आ रही हैं काफ़ी सारी। जो इस डायरेक्शन में लाइनें नज़र आ रही हैं वो ये शो करती हैं कि एक एड्रेस बार बार यूज़ हो रहा है, ठीक है, और कुछ हमें डब्बे भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि डब्बे से नज़र आ रहे हैं। तो जो ओवरऑल अगर हम प्रोग्राम का एनालिसिस करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेरिएबल किस किस किस्म के होते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और उससे हम कम अप कर सकते हैं कि क्या स्कीम होनी चाहिए, ठीक है। तो सो पहली चीज़ ये है कि लेट्स से कि मेमोरी को दो तरीक़ों से हम एक्सेस करते थे। एक हमारी था कि हम इंस्ट्रक्शंस को फैच कर रहे हैं, एक है कि हम लोड वर्ड या स्टोर वर्ड करें। अभी तक जो हमने प्रोसेसर बनाया था जो अपना वाला, उसके अंदर यही दो काम, मेमोरी को यही दो चीज़ें एक्सेस करती थी, या लोड और स्टोर, ठीक है। तो लोड या स्टोर जो हमने कहा था वो डाटा मेमोरी को एक्सेस करता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि असल में पीछे एक ही मेमोरी लगी। सो लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शंस या उसको एक्सेस करेंगी, या इंस्ट्रक्शन फैच जो प्रोग्राम काउंटर आपके प्रोग्राम मेमोरी को एड्रेस दे रहा था। तो प्रोग्राम काउंटर जो दे रहा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर रहा होगा, PC+4 हमने 32 बिट की इंस्ट्रक्शन बनाई थी तो हर दफ़ा 4 आगे चला जाए। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि टिपिकली आपका एड्रेस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट करता जा रहा हो, फिर किसी पॉइंट इन टाइम पे आपका कोई लूप शुरू हो जाएगा, ठीक है। लूप शुरू हो जाएगा तो आप
जंप करके किसी निचले एड्रेस पे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर दोबारा नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर किसी पॉइंट पे फिर वो लूप खत्म हो जाएगा तो फिर आप आगे जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मेमोरी एक्सेसेस कुछ इस किस्म की हो रही है, राइट। अच्छा, इसके अलावा आपकी स्टैक की एक्सेस होती है, ठीक है। सो आपने जब प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, जो उनका भी प्रोग्रामिंग का कोर्स और डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ा, तो उसमें आपने शायद ये चीज़ पढ़ी हो कि वेरिएबल किस वक्त बनते हैं और किस वक्त ख़त्म होते हैं मेमोरी में, ठीक है। कब बनते हैं वेरिएबल टिपिकली? डिक्लेयर तो हमने किया तो वो तो हमने एक टेक्स्ट फाइल में लिखा होता है ना, उस वक्त तो वो प्रोग्राम चला ही नहीं, ठीक है। चलेगा तो उस वक्त बनेगा, लेकिन चलते हुए क्या मैं प्रोग्राम जब चलाता हूँ तो सारे के सारे वेरिएबल उसी वक्त बन जाते हैं? कौन से वेरिएबल कब बनते हैं? जब फंक्शन कॉल होते हैं। ये किसने बोला? बिल्कुल सही बात की। तो जब फंक्शन कॉल होते हैं तो वेरिएबल बनते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि एक वेरिएबल होता है लोकल और दूसरा क्या होता है? ग्लोबल, ठीक है। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का फ़र्क क्या होता है? लोकल होता है कि फंक्शन के अंदर बनाते हैं, फंक्शन के अंदर होता है। ग्लोबल जो है वो फंक्शन से बाहर होता है और ठीक है। सो इसका मतलब ग्लोबल किसी वक्त भी चाहिए हो सकता है, लोकल जो है वो तभी चाहिए होगा जब वो वाला फंक्शन कॉल होगा। तो टिपिकली तो मैं आपको एक क्विक प्राइमर सा दे देता हूँ कि मेमोरी कैसे होती है। अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है ना, ठीक है, तो एक मैंने प्रोग्राम बनाया, आपने सी में, जावा में, किसी में कोई प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। उस प्रोग्राम में एक मेन, सी में आपका एक मेन होता है जहाँ से स्टार्ट होते हैं, मुझे नहीं पता जावा में कुछ और होता होगा, राइट। तो कहीं से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वहाँ से आप फंक्शन कॉल करते हैं तो आप फंक्शन पे जाते हैं, वहाँ से रिटर्न करते हैं तो वापस जाते हैं। इसी तरह हमने जंप एंड लिंक भी बनाई थी और जंप रिटर्न वगैरह भी बनाया था, ठीक। तो अब ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है, इस कोड से असेंबली बनेगी और मशीन कोड बनेगी जो हमने कवर कर लिया हुआ है। तो एक तो हमारा बन जाएगा कोड, ठीक है। दूसरे हमारे वेरिएबल्स जो इसमें काफ़ी बने हुए हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स के लिए जो है ना, कोड के लिए हम मेमोरी का एक सेक्शन रखते हैं, उसको अमूमन हम कहते हैं टेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। कोड क्योंकि टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा होता है, असल में ये टेक्स्ट नहीं है, मशीन कोड बन चुका हुआ है, लेकिन हम इसको कहते हैं टेक्स्ट सेक्शन ही, ठीक। तो जब आप उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ना, तो हार्ड डिस्क के अंदर एक एक्जी फाइल बन जाती है अगर आप विंडोज़ में, ठीक है। लिनक्स में तो उसका नाम में एक्जी आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो रन हो सकती होती है, ठीक है। तो बेसिकली एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वो उस किस्म की बाइनरी फाइल होती है जिस किस्म की हमने वो नहीं किया था कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है, ठीक है। तो वो जो फाइल बनती है ना, उसके अंदर ही कहीं पे कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें पड़ा हुआ है कि इस कोड से किस ऑफसेट के ऊपर डाटा होना चाहिए, ठीक है। डाटा असल में उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोई मैंने कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है वो तो उसको इधर डालने पड़ेंगे, अदरवाइज बाकी के जो वेरिएबल हैं वो जब प्रोग्राम असल में चलेगा तो बनेंगे। तो ये जो एक्जी है ये तो हार्ड ड्राइव में पड़ी हुई है, प्रोग्राम वहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर चलाया ही नहीं तो वहीं पे पड़ा रह गया। जब मैंने उसको चलाया, जब मैंने कहा कि यार लेट से कि मैं पावर पॉइंट स्लाइड्स खोली, तो नीचे पावर पॉइंट का भी इसी किस्म की कोई एक्जी पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसका कोड जो है ना, ये आपकी डी रैम के अंदर लोड हो गया। तो एक कोई एप्लीकेशन चलेगी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक लोडर चीज़ होती है जो क्या करेगा कि इस कोड को उठाकर इस जगह पर लोड कर देगा। उस कोड के अलावा जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, उनको वो डाटा सेक्शन में लोड कर देगा, ठीक है। तो एक प्रोग्राम का सेक्शन होता है, तो 4 सेक्शन होते हैं टोटल। एक होता है कोड जिसको हम टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं, एक होता है डाटा सेक्शन विच मीन्स ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, जो आपके पूरे प्रोग्राम में किसी टाइम भी यूज़ हो सकते हैं। तो वो एक दफ़ा बन गए तो वो अब आपको चाहिए हो सकते हैं थ्रू आउट, तो उसके लिए आप जगह एलोकेट। बाकी जितने वेरिएबल हैं वो फंक्शंस के अंदर हैं, वो तभी बनेंगे जब प्रोग्राम रन करता हुआ इसने जंप की किसी फंक्शन में, यहाँ पर ही आपका यहाँ से जंप करके जी फंक्शन पे आ गए। फंक्शन को हम कोई वेरिएबल पास करते हैं, उसके अंदर कुछ डिक्लेयर हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो वेरिएबल बनते हैं ना, उसको हम कहते हैं कि वो स्टैक पे बनते हैं, ठीक है। स्टैक जो है वो चेंज हो रहा होता है, यानी कि मैंने एक फंक्शन कॉल किया, उसके वेरिएबल बन गए, ठीक है।
नॉर्मली जो नए वर्जन है उनमें अगर आपने कोई लूप या कोई ऐसी चीज़ लगी है तो उस ब्लॉक के वेरिएबल भी जब उस ब्लॉक पे पहुंचते हैं तो बनते हैं, ठीक है, और ब्लॉक से निकलते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो नए वेरिएबल बन रहे होते हैं और दोबारा मेमोरी फ्री हो रही है, ठीक है। फंक्शन से रिटर्न किया तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा फंक्शन के लिए बना था ये दोबारा फ्री हो गया, ठीक है। तो एक मैंने फंक्शन को कहा ऐड करो 2 नंबरों को, तो वो जो 2 नंबर हैं वो इस जगह पर मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, और वो फंक्शन चलता रहा। उसने अपने कोई लोकल वेरिएबल बनाए वो भी इधर ही बने, ठीक है। जब उसने पूरा काम करके फारिग हो गया, ठीक है, तो उसने रिटर्न किया तो अब ये वाला हिस्सा फ्री हो गया। तो इसको हम बास का लफ्ज़ यूज़ करते हैं स्टैक फ्रेम, ठीक है, कि स्टैक के ऊपर एक स्टैक फ्रेम बनता है जिस वक्त आप फंक्शन कॉल करते हैं। इसके लिए जो मैंने वो रेफरेंस बुक दी हुई थी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाली, उसका मैंने आपको कहा था दूसरा चैप्टर पढ़ें तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। उसमें उसने बड़े अच्छे तरीके से पैटरसन ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अच्छा रजिस्टर्स में कौन से रजिस्टर्स इस काम के लिए यूज़ करें, फंक्शन कॉल हो तो एक्चुअली पीछे क्या हो रहा होगा, हाउ इज इट एक्चुअली वर्क्स। तो ये तो कुछ समझ आ गई, लेकिन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जिस वक्त भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके वेरिएबल बनते हैं, फंक्शन रिटर्न करता है तो वो फ्री हो जाते हैं। क्योंकि हम मेमोरी शेयर्ड रिसोर्स है, तमाम प्रोग्राम्स ने इस्तेमाल करना है, तो हम गैर ज़रूरी मेमोरी पे कब्जा करके नहीं बैठते। तो इसलिए ये आर्किटेक्चर इस तरह का किया हुआ है कि सब के सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और फिर इसके अलावा एक और सेक्शन जो होता है वो कहलाता है हीप, ठीक है। हीप इज यूज फॉर, जिसके लिए हम कहते हैं रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। रन टाइम मेमोरी एलोकेशन क्या होती है कि आप चलता हुआ प्रोग्राम को मजीद मेमोरी चाहिए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है कि यार मुझे इतनी जगह चाहिए, ठीक है। तो जितनी जगह चाहिए उसके लिए हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। मुझे नहीं पता जावा में कैसे होती है, सी में यूज़ होता है, सी में यूज़ होता था मैलक, जिसमें हम एक कॉल फंक्शन कॉल करते हैं कि मेमोरी एलोकेट करो और उसको बता दें कि कितनी मेमोरी एलोकेट करो, तो इधर हम इसको साइज़ पास कर देते। तो ये जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम से आपने डिमांड किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको हीप में मेमोरी एलोकेट करके दे दी। तो जब इसको आपने इस्तेमाल करके फारिग हो गए तो हमें खुद उसको फ्री करना होता है। तो ये आपको बता देता है कि यार एड्रेस एक बता देता है आपको, ठीक है। तो आप उसको कहते हैं कि यार इस एड्रेस को आप फ्री कर दो। और C++ अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें मैलक के बजाय न्यू है और फ्री के बजाय डिलीट है, ठीक है। जावा में मुझे सही तरह नहीं पता, आप लोगों ने जावा पढ़ी हुई है, राइट। तो जावा में शायद ये काम इस तरह ना होता हो, क्योंकि इसके अपने मसाइल भी हैं कि कई प्रोग्रामर जो हैं वो ये करते हैं कि वो मेमोरी एलोकेट कर देते हैं और फ्री करना भूल जाते हैं। और जब वो फ्री करना भूल जाते हैं तो ऐसा प्रोग्राम जब चलता रहता है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी मेमोरी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं मेमोरी लीक। क्या आपके प्रोग्राम में मेमोरी लीक है? और C++ में मेमोरी लीक्स हो सकते हैं अगर प्रोग्रामिंग में किसी ने एहतियात नहीं की। जावा में हम इसको कहते हैं गार्बेज कलेक्शन, कि वो जो फ्री करना है वो इम्प्लिसिट होती है, वो खुद ब खुद हो जाती है। सी में आपको एक्सप्लिसिटली खुद करना पड़ता है कि आप फ्री खुद आके करेंगे, ठीक है। सो ये पढ़ा हुआ, ओके। सो टोटल ये 3-4 आपके तरीके हो गए, ठीक है। तो एक हो गए क्विक रिकैप, प्रोग्राम यानी कोड, डेटा सेक्शन यानी ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, स्टैक जो फंक्शन कॉल्स पे वेरिएबल बनते हैं, ठीक है, और वो ये इस तरफ ग्रो कर रहा होता है स्टैक, राइट। हीप जो है वो अमूमन टॉप टू बॉटम ग्रो कर रही होती है, ठीक है। और आप इनको इनके साथ पंगे ले सकते हैं और आपको लेने भी चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, कि आप अगर एक रिकर्सिव प्रोग्राम लिख लें जो कि बहुत सारे एक बड़ी सी एरे बना रहा हो, थोड़ी देर में वो क्रैश करेगा, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा, वो अपने आप को फंक्शन बार बार कॉल कर रहा हो और उसके अंदर आपने लट से 10,000 साइज़ की एरे बनाई हुई है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि एक्सेप्शन आ जाएगी या कोई एरर आ जाएगा कि यार ये तो आप अपनी रेंज से बाहर निकल गए हैं, इससे ज़्यादा मेरे को जगह कोई नहीं, ठीक है। इसी तरह हीप में भी आप ये कर सकते हैं कि न्यू करते जाएं और फ्री ना करें, ठीक है। तो ट्राई इट आउट, ठीक है। कुछ भी होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, इट विल टेक केयर ऑफ इट। आपको एक्सेप्शन एक थ्रो कर देगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, कंप्यूटर चलता रहेगा, डोंट वरी, ओके। तो ये थोड़ा सा प्राइमर था जो कि इस टॉपिक से हटके था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के बेस कॉन्सेप्ट जो है ना, तो ये जेहन में रखा करें आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों ने, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, कल को आपने जो प्रोग्राम लिखने हैं उनको कितनी स्पीड पे चल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, आप कल को गूगल पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो गूगल में जब आप जॉब करने जाएंगे तो गूगल जो है उसमें ये बहुत अहम है कि मैंने सर्च किया तो उसी वक्त रिजल्ट्स पॉप अप हो, तो वो ऐसे ही नहीं होते, उसके पीछे इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है कि जो इंजीनियर बैठा है, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट बैठा है, उसके ये कॉन्सेप्ट ठीक है और उसको पता है कि यार मैंने फास्ट रिस्पॉन्स देने के लिए मुझे किस चीज़ को ट्वीक करना है, ठीक है। तो ये आपको प्रोग्रामिंग के ये वाले कॉन्सेप्ट इसलिए बड़े अहम हैं, ठीक है। तो ये जो स्टैक एक्सेस है अब स्लाइड पे, तो पहले हमने इंस्ट्रक्शन फैच की बात की थी। स्टैक एक्सेस में क्या हो रहा है कि आपके लोकल वेरिएबल्स कुछ बन रहे हैं, ठीक है, फिर वो एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन कॉल किया, फंक्शन ही को सबरूटीन कहते हैं, तो उसके वेरिएबल वगैरह बने और फिर आप वापस आए तो वो वापस स्टैक से आप निकल आए और दरमियान में आपके जो उसके आर्गुमेंट जो फंक्शन के थे वो एक्सेस हो रहे हैं, तो इस तरह चल रहा है। इसके अलावा डाटा एक्सेसेस भी दो किस्म की होती हैं। वेक्टर एक्सेसेस यानी एरे को एक्सेस कर रहे हो तो आप उसके इंडेक्स 0 पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे तो एड्रेस बढ़ता जाएगा, ठीक है, और स्केलर एक्सेसेस कि आप एक ही वेरिएबल को बार बार एक्सेस कर रहे हैं, तो दोनों तरह के पैटर्न हमें नजर आते हैं, ठीक। तो अगर ये उसका सिंप्लीफाइड है कि 3-4 किस्म की एक्सेसेस हो रही होती हैं। तो जब इंसानी दिमाग को, यानी कि अगर हम कहेंगे हम मेमोरी बड़ी से बड़ी भी रखना चाह रहे हैं और वो भी करना चाह रहे हैं, तो वो डायरेक्टली तो नहीं हुआ, तो फिर क्या करें, थोड़ी सी रिसर्च करें कि डाटा है कैसा और उसको फिक्स करें, ठीक है। तो ये वो रिसर्च है, ठीक है। तो इसमें दो तरह की हम ऑब्जर्वेशन हैं। एक को हम कहते हैं कि जो चीज़ हमने एक्सेस किया है वो थोड़ी देर बाद दोबारा भी एक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो टाइम में कि अगर थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो जो वेरिएबल एक्सेस किया दोबारा उसके एक्सेस होने का चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोकेलिटी, ठीक है, कि एक चीज़ जो कि टाइम से रिलेटेड हो उसे टेम्पोरल कहते हैं कि टाइम में अगर मैंने एक वेरिएबल एक्सेस किया तो फ्यूचर में उसके एक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरी कहलाती है स्पेशल लोकेलिटी, स्पेस से रिलेटेड जो चीज़ हो कि यानी कि जिस एड्रेस को मैंने एक्सेस किया उसके आसपास के वेरिएबल भी एक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, ठीक है। तो हम इन्हीं दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो इधर अगर हम देखें तो ये जो सिंगल लाइनें, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें नज़र आ रही हैं, ये टेम्पोरल लोकेलिटी को शो कर रही हैं, और जो ये डब्बे नज़र आ रहे हैं ये स्पेशल लोकेलिटी को, जो है उसके स्पेस में हम उस एक वेरिएबल को एक्सेस किया तो उसके आसपास वाले वेरिएबल्स को भी एक्सेस किया, ठीक। सो कैशेस जो है ना इन दोनों प्रेडिक्टेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करती हैं। वो कहती हैं कि यार जो चीज़ एक्सेस हुई है ना, काफ़ी चांस है कि वो दोबारा भी एक्सेस होगी, इसको अपने पास कैश कर लो, ठीक है, इसको अपने पास फास्ट मेमोरी में रख लो, और फिर ना सिर्फ इसको रखो बल्कि इसके आसपास की चीज़ों को भी उठाकर रख लो, क्योंकि अगर इसको एक्सेस किया तो इसके नाल वाले को भी एक्सेस करेगा, ठीक है। तो बड़ा सादा सा काम है। तो हम क्या करते हैं, मेमोरी को ब्लॉक्स में तोड़ लेते हैं कि यार मेरा एक ब्लॉक साइज है, मैं कहता हूँ लेट से 16 बाइट है या 32 बाइट है या 64 बाइट है, ये मेरा एक ब्लॉक साइज है, ठीक है। तो अब अगर किसी ने किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया तो हम कहेंगे कि यार इसको उठाकर कैश में ले आओ, और सिर्फ इसको ना लाओ, पूरे का पूरा ब्लॉक ही फैच करके ले आओ, ठीक है। तो यानी कि पूरी 16 बाइट या 32 बाइट, तो उसके आगे पीछे वाले वेरिएबल भी जो होंगे वो जैसे ही एक्सेस होंगे तो वो आपको कैश में मिल जाएंगे, बजाय इसके कि आपको दोबारा मेमोरी में जाना पड़े। सो कैश इस तरीके काम करती है कि आपकी एक प्रोसेसर है जो नॉर्मल प्रोसेसर था, वो एड्रेस देता है, तो वो एड्रेस एक्चुअली जो हमने प्रोग्राम मेमोरी डाटा मेमोरी कही थी वो असल में प्रोग्राम कैश और डाटा कैश थी, ठीक है। और उसके पीछे कहीं पे सेम मेन मेमोरी लगी हुई थी जिसी के अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई, ठीक। सो अब होता क्या है कि कैश को जब आपने नॉर्मल इसको नीचे वाले को भी छोड़ देते हैं, ऊपर से आपने इंस्ट्रक्शन फैच के लिए एक्सेस किया, तो ये लेट से इंस्ट्रक्शन कैश थी, तो इसके अंदर डाटा पड़ा है तो ये डाटा रिटर्न कर देगी, बात खत्म। ये कहेगी हाँ जी कैश हिट हो गई और डाटा मिल गया, ये लें जी वापस, ठीक है। अगर इसको नहीं मिलेगा तो ये कहेगा कैश मिस होगी, ठीक है, और ये कहेगा आप थोड़ी देर इंतजार करें, रुक जाए, ठीक है, मैं डाटा लेकर आती हूँ, और ये फिर मेमोरी को कहेगा कि यार ये वाला पूरा ब्लॉक उठा कर लाओ, ठीक है। वो ब्लॉक उठा कर आएगा तो ये अपने पास उस ब्लॉक को रख लेगी। तो जब ब्लॉक को रखेगी तो इसका अंदर है अगली दफ़ा कैश हिट दोबारा होती रहेगी जब तक वो ब्लॉक ख़त्म नहीं हो जाता, और जब ब्लॉक ख़त्म हो रहा होगा तो फिर दोबारा एक मिस होगी, दोबारा आप जाएगी। इसी तरह अगर लोड वर्ड हुआ तब भी यही काम होगा। तो ये मैंने प्रोग्राम कैश को अगर देख रहे हैं तो इसी तरह डाटा कैश होगी। डाटा कैश में क्या होगा कि आपने लोड वर्ड किया, अगर तो कैश में चीज़ पड़ी हुई है तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे, आप कहेंगे आप थोड़ी देर रुक जाए, मैं नीचे से मेमोरी से फैच करके लाती हूँ, 25-30 साइकिल के लिए आप रोकेंगे, डाटा फैच करके ब्लॉक फिल करेंगे, कहेंगे चलो जी दोबारा चल पड़ो, दोबारा चल पड़ेगा, दोबारा लोड वर्ड आएगा, उसको कैश से हिट हो गया, आगे करीब करीब कोई भी वेरिएबल उधर का यूज़ हो रहा हुआ तो वो आप कैश में मिल जाएगा। कैश के अंदर कैसे स्टोर करते हैं,
ठीक है। सो कैश के अंदर हम ऐसे स्टोर करते हैं कि ये जो मैंने पूरा ब्लॉक कहा है ना, इसको हम कहते हैं डाटा ब्लॉक। इसके लिए डाटा ब्लॉक भी लफ्ज़ यूज़ होता है, कैश लाइन भी लफ्ज़ यूज़ होता है। कैश लाइन में अमूमन डाटा ब्लॉक के साथ एक और चीज़ भी होती है जिसको हम कहते हैं टैग, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इधर आना कामरान, ये सो लेट्स से कि ये आपकी असल में रैम थी। सो अब मैं आ गया हूँ रैम पे, कैश नहीं है ये भी, ठीक है। हमने इसको अगर लेट्स से कि मैंने कह दिया कि इसके जो एड्रेस चल रहे हैं ना वो इस तरह चल रहे हैं, लेट्स से 0 से 15 तक गया, फिर 16 से लेकर 31 तक, फिर 32 से लेकर आगे जा रहा है 48 47 तक, फिर 48। तो ये मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ कि मैंने इसको जहन में अपने 16 बाइट्स में तोड़ लिया, और मैं कहता हूँ कि ये जो पूरा लाइन है ना ये 16 बाइट्स की है, लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है, ये हमारे डिज़ाइन पर है, हम कितना रखें, 16 रखें, 32 रखें, 64 रखें, 2 की पावर में ही रखेंगे अमूमन, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर मैंने इसको तोड़ लिया है, तो जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको रो और कॉलम वाली बात कर रहा था, तो मैं इसको ये समझ सकता हूँ ना कि ये एक तरह की एक 0 से 15 तक की रो है, ठीक है, और फिर ये कॉलम चल रहे, ठीक है। तो जो मेरा एड्रेस आएगा ना उसकी मैं पहली, अगर ये 16 में रखा है ना, पहली 4 बिट को कह सकता हूँ कि ये मेरा ब्लॉक के अंदर का एड्रेस है, और ये ब्लॉक नंबर 0 है, ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये 3 है, ये उस तरह ही वर्ड है, ठीक है। तो ये आपका रो नंबर है और ये उसके अंदर कॉलम नंबर वर्ड है, इस तरीके से चीज़ बनी। तो जिस तरह हमने रो कॉलम में किया था, अभी मैंने रो कॉलम में नहीं किया लेकिन वैसे बता दी। तो हमने फिक्स साइज के चंक्स पे तोड़ दिया और इसको ब्लॉक। तो जब भी अब कैश मिस हुई, ठीक है, तो अब मैंने देखा कि एड्रेस क्या है, लेट से वो एड्रेस था 35, ठीक है। सो 35 को अगर मैं बाइनरी में लिखूंगा तो वो बन जाएगा 100। अगर मैं 32 लिखूँ ना तो 5 सिफर आती है, और अगर मैंने उसके बजाय 5 लिखना हो तो यहाँ पर 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है, कि 4 + 1 5 होता है। तो ये आपका 35 आ गया। तो क्योंकि मैंने पहली 4 बिट अलहदा की हुई है, राइट, तो इसका मतलब है कि 2 नंबर वाला ब्लॉक सो इधर से उठाना है और उसका मैंने 5 नंबर वाली लोकेशन उठा लेनी, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। सो 2 नंबर वाला ब्लॉक है और उसके अंदर मैंने 5 नंबर वाली लोकेशन उठा लेनी है, तो ये बेसिकली बनेगा। तो वो 5 नंबर वाली लोकेशन जो बनेगी वो आपका एड्रेस 35 बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट, मैंने इधर गलती की है, ये 5 नहीं बनेगा क्योंकि 32 के बाद तो 33, 34, 35 ये चौथी लोकेशन बनेगी ना। तो जो आपका या 0 से स्टार्ट करें तो 3rd लोकेशन बनेगी। तो 35 ये नहीं है, हाँ ये 32 था, 32 प्लस कितना 5 होना था, 3 4 5 3 होना था ना, तो ये एक्चुअली 35 ये बनना था, मैंने गलत बनाया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब सही है, ठीक है। मैं भी कहूँगा यहाँ पे 5वीं नंबर नहीं बन रही, ठीक है। तो 35 जो है बेसिकली 32 + 2 + 1 है, राइट। तो ये 32 वाली जगह है, ये 2 वाली जगह है, ये 1 वाली जगह है, जो आपने कभी बाइनरी नंबर्स पढ़े होंगे। यानी एक तरीका तो ये होता है ना कि मैं 32 को 2 से डिवाइड करना शुरू करूँ और निकाल लूँ। तो एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 2 की पावर में उसको सोच लें क्या बनेगा। तो 32 + 2 + 1 बनेगा, 32 वाली जगह पे 1 रख लें, 2 वाली जगह पे और 1। तो ये जो आपका तो ये आपके पास 3 आ रहा है, तो हम सेकेंड ब्लॉक की 3rd लोकेशन पे जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है सेकेंड ब्लॉक की लोकेशन नंबर ये 0 है, फिर इसके बाद 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, तो ये आपका 32 33 34 35 बन जाएगा, राइट। सो इस तरीके से चीज़ें चलें। तो अब ये पूरा का पूरा ब्लॉक में, अब मैंने तो जो एड्रेस दिया था वो 35 था, तो वो ये वाली बाइट को एक्सेस कर रहा था, लेकिन मैं ये पूरे का पूरा ब्लॉक फैच करके ले आऊँगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं पूरा ब्लॉक फैच करके लाऊंगा ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह रखूंगा जिसके अंदर मैं लिख दूंगा कि इस वाले लाइन में ब्लॉक नंबर 2 पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा 2, ठीक है, और बाकी पूरा ब्लॉक उसके आगे लिख दूंगा, राइट। तो अब जब भी मैंने कैश को एक्सेस करना होगा, एड्रेस आएगा, तो मैं जाके इसमें ढूंढूंगा कि 2 पड़ा हुआ है। 2 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि मेरा काम हो गया, कैश हिट होगी। अगर 2 नहीं पड़ा हुआ, 2 नंबर का ब्लॉक, इसका मतलब है कि मुझे अब मेमोरी में जाने की जरूरत है, तो कैश मिस होगी। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? ओके। सो मेन आइडिया ये है कैश का, ठीक है। ठीक है, हमारे घंटे घंटे की हैं, हमारे भाई जो मुसलमान हैं वो बड़े नाजुक हैं, रोज़ा रख लेते हैं तो उनसे फिर 1.5 घंटा पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। मुझे तो वैसे
कोई मसला नहीं है, मैं तो कहता हूँ पूरा पूरा पढ़े, लेकिन अब हमें रुकना पड़ेगा। ठीक है कामरान,